Hello students, welcome to SD Learning, and today we are going to start with a rotational motion topic. The chapter is same, rotational dynamics. In the last lecture we studied about the velocity at lowest point, highest point, midway point. In the last lecture we studied about non-UCM, non-vertical circular, non-UCM, that vertical circular motion, where tension at highest point, midway point and lowest point, proper. And we have studied some example for that sphere of death and vehicle at the convex overbridge that we have studied. Okay, so that was the actually end of the circular motion. In that we have studied about the UCM, non-UCM both. Now the rotational dynamics chapter include the topic rotational motion. This is the main important topic. यहाँ से rotational motion we are going to study proper. So for studying the rotational motion, first we have to study this chapter on body, not on particle. मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी डिस्कस करते टाइम जब स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था, एट दैट टाइम ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट दैट द सर्कुलर मोशन इज द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन इज द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन ए बॉडी. अच्छा, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड बॉडी दैट वी हैव डिस्कस्ड. अच्छा, एंड रोटेशनल मोशन में आपको कोई भी बॉडी नहीं लेना है, मीन्स ऐसा कोई इलास्टिक बॉडी नहीं लेना है. यू हैव टू टेक द रिजिड बॉडी. दैट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू हैव टू टेक द रिजिड बॉडी. Now what is rigid body? आपको सबसे रिजिड टर्म क्या आता है आपके लिए, मतलब आपके दिमाग पे रिजिड बोला तो सबसे रिजिड क्या आएगा आपके? एग्जांपल, यू कैन सी मी द एग्जांपल्स. वी कैन टेक द रिजिड एज स्टोन इज वेरी रिजिड, आयरन, दिस आर द वेरी रिजिड थिंग्स ना, कि ये सबसे ज्यादा टफ चीज है. सबसे ज्यादा टफ आपको स्टोन या फिर आयरन या फिर वुड, ये सब बहुत ज्यादा रिजिड आता है. तो पहले टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन था कि रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है whose external shape and structure cannot be changed, whose geometrical shape and structure cannot be changed by applying any external force. Rigid body एक ऐसा body है जो उसका geometrical shape and structure cannot be changed by applying any external force. तो आप ही आयरन देखोगे, आप कहीं पे भी बेंचेस में आयरन लगा है, तो क्या पहले से आयरन ऐसे ही था? हाँ, आप वुड देखो, कहीं पे भी बेंचेस पे वुड लगे रहते, तो क्या वुड पहले से ऐसा था? नहीं. उसके ऊपर एक्सटर्नल शेप एंड स्ट्रक्चर देके, उसको कटिंग करके, फर्निशिंग करके, उसको प्रॉपर शेपिंग करके, मेल्ट करके एक प्रॉपर शेप दिया जाता है. तो मींस एक्सटर्नल शेप एंड एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, जब भी एक्सटर्नल फोर्स पुट करेंगे, तो कोई भी ऐसी बॉडी दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं है कि जिसका शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज ना हो. जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, रिजिड बॉडी इज ए बॉडी हुज एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप एंड स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. तो ऐसा यूनिवर्स में कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं है कि जिसका शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज ही ना हो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स. तो हर बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है. आप रिजिड हो नहीं, आपको भी कोई मारेगा तो स्ट्रक्चर, हाथ पैर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज चेंज हो सकता है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स. पर रोटेशनल मोशन में वो डेफिनेशन को नहीं फॉलो किया है. हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फॉलो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी विच आई हैव रिटन हियर. ऐसा बॉडी लो, take that body, assume that body in this whole chapter to study, body whose distance between two particles remain unchanged. Body whose distance between two particles remain unchanged. Now here we have in chalk. Okay, rotational motion में आपको बॉडी को घुमाना है. ओके, ये चौक है. रोटेशनल मोशन में आपको बॉडी को घुमाना है. आपके हाथ में मार्कर है या चौक है, जो भी है, पेन है, आपको रोटेशनल. अच्छा, जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो क्या इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल चेंज हो रहा है क्या? थोड़ा चौक इधर, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, तो कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. तो अब ऐसा बॉडी, सिंपल सा डेफिनेशन, वी आर गोइंग टू टेक सिंपल डेफिनेशन का एक रिजिड बॉडी लेना है, और ऑन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आउट द रोटेशनल मोशन प्रॉपर ना. तो आप वो बेसिक वाले डेफिनेशन में मत जाओ, ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज कैन नॉट बी चेंज. तो जिसका डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल रिमेन अनचेंज रहे, ऐसा कोई भी रिजिड बॉडी ले लो और उसके ऊपर रोटेशनल मोशन पढ़ना है. यहां पर हमें कोई ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लगाना है कि वो बॉडी घूमे, ताकि वो रोटेट कर पाए प्रॉपर. सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स. अच्छा, रोटेशनल मोशन के लिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? लाइक फॉर एन लीनियर मोशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द थिंग? व्हाट इज द कॉज ऑफ द लीनियर मोशन? फोर्स. Linear force was the cause, na? Linear force was the cause for linear motion. So what is the cause of rotational motion? Rotational motion किसके कारण से हो रहा है? Because of torque. When we apply a torque on any body, then the rotational motion will happen. कोई भी चीज को घुमाने के लिए
what is most important thing? Torque. And what is torque? Basic definition, if you want to say, ability of a force to produce rotational motion. Torque is ability of a force to produce rotational motion, that is called as torque or movement of force. तो जहां जो लीनियर मोशन में फोर्स रोल प्ले करता था, वो रोटेशनल मोशन में लीनियर फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? टॉर्क, विच इज डिनोटेड बाय टाउ. टाउ रोटेशनल मोशन का रीजन है, कॉज है, उसकी वजह से रोटेशनल मोशन होता है. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द टॉर्क मोर in the coming derivation. There is one derivation which we are going to derive. Okay, so here we have in one example. एक मैंने स्केल लिया है सपोज, ठीक है, स्केल में मार्किंग है, ये सपोज पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, ये स्केल है 0 O है, O पॉइंट है, दिस इज A एंड दिस इज B, O A B 3 पॉइंट मार्क, ठीक है. अब ये स्केल को मैंने यहां O पे देखो ऐसे पकड़ा हूं, ये स्केल है ना, ऐसे इसको पकड़ा, O पे ऐसे घुमा दिया, दिख रहा है आपको? ये ऐसा था, इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे करके घुमा दिया, दिख रहा है आपको? ऐसे करके घुमा दिया. अब पॉइंट ए जो था यहां पर आ गया और पॉइंट बी यहां पर आ गया, दिख रहा है? ये एक ही स्केल है, ये दूसरा इसका फिगर है, दो स्केल नहीं है, एक ही स्केल को आप फैन का ब्लेड समझ सकते हो. ब्लेड ऐसे था, इसको ऐसे पकड़ा, यहां पर ओ पॉइंट पे रख के घुमा रहा हूं, पॉइंट ओ इसका ओ पे रख के ऐसे घुमा दिया, ए यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया. अच्छा, पहले ना ओ से ए का डिस्टेंस जो था वो 5 मीटर था. The distance between O and A now here is 5 meter and O and B is 10 meter. अब देखो ये जब यहां पर आ गया तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल चेंज हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ. डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल चेंज नहीं हुआ. आप स्केल ऐसा लेके ऐसा कर दोगे तो मार्किंग के आगे पीछे हो जाता है 1 2 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखा है तो क्या 5 4 पे आ जाता है, 4 3 पे आ जाता है, 1 0 पे आ जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल सेम है, तो इट मींस दैट इट इज एन रिजिड बॉडी एंड ऑन दिस बॉडी वी कैन स्टडी द रोटेशनल मोशन. ओके, सो हियर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा ठीक है, आपने जो काइनेमेटिक्स हमने पढ़े थे V U A T, यहां पर सब रोटेशनल काइनेमेटिक्स यूज करना है. जैसे सर्कुलर में मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट के बदले थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के बदले एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा, प्रॉपर. तो यहां पर अच्छा, इसका मैं भी रीजन बताता हूं व्हाई वी हैव टू टेक द रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन. और कोई बॉडी क्यों नहीं चलेगी, यही बॉडी क्यों चलेगी? डिस्टेंस बिटवीन जिसमें टू पार्टिकल रिमेन अनचेंज रहे, वही बॉडी क्यों चलेगी? दैट रीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, कि क्यों रिजिड बॉडी ही चाहिए आपको, और कोई बॉडी क्यों नहीं ले सकते, और कैसा रिजिड बॉडी चाहिए जिसका डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल रिमेन अनचेंज रहे, वैसे ही क्यों चाहिए? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रीजन. ओके, सो यहां पर ए, अच्छा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, इसने ये ब्लेड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? थीटा, थीटा से ऊपर चला गया ना, ये जैसे था हॉरिजॉन्टल पे इतना ऊपर चला गया. तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए का जो है और ये बी का, सपोज ये बी का है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए जितना ऊपर गया है बी भी उतना ही ऊपर गया है कि उससे ज्यादा गया है? ए जितना ऊपर गया है बी उतना ही ऊपर गया है कि उससे ज्यादा गया है? समटाइम्स स्टूडेंट यूज्ड टू हैव द कंफ्यूजन दैट एंगल ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ बी. उन्हें लगता है कि बी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है और ए का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है. आपको दिखता रहेगा ना, क्योंकि एंगल बी का बनाओगे तो ज्यादा लग रहा है आपको, प्रॉपर ना, बट दिस नॉट फाइन. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी सेम है. क्यों? अच्छा, बेसिक आप देखो स्कूल में ऐसा आप एंगल बनाते हो, आप यहां पर एंगल ड्रॉ करते हो 30, ठीक है, मैंने ऐसा 30 लिखते हो ना, तो आप ऐसे लिखते हो क्या 30 यहां पर, फिर उसके बाद यहां पर 60, फिर यहां पर 80, ऐसे लिखते हो क्या? नो, एक ही बार एक कॉर्नर में एंगल दे दिया जाता है, उसके बाद बार बार एंगल नहीं दिया जाता. दिस इज आर्क, दिस इज आर्क, ये जो बड़ा है ना ब्रॉडर मेजर, ये आर्क है, यहां पर एंगल, कॉर्नर में एंगल दिया जाता है, वर्टेक्स में एंगल दिया जाता है. तो वर्टेक्स में यहां पर मैंने एक बार एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया, तो एक ये जितने एंगल है ना, सब उतने ही एंगल से सब पार्टिकल ऊपर गए. ये जो है वर्टेक्स है, तो आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी नहीं समझ सकते, ये वर्टेक्स है, दिस इज द आर्क, सॉरी दिस इज द आर्क, ये आर्क है, ये वर्टेक्स है, एक ही बार आपको एंगल देना पड़ेगा, प्रॉपर ना. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी दोनों सेम. अगर ए जो है 30 डिग्री से ऊपर गया यहां से, तो बी भी 30 डिग्री से ही ऊपर गया है. ये आर्क को मत देखो, स्कूल का याद करो आप, एक बार वर्टेक्स पे आप 30 डिग्री लिख देते हो तो होल इज 30 डिग्री. आप बार बार ऐसे नहीं लिखते, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, ऐसा नहीं बढ़ाते थे ना, एक बार 30 डालते थे. सेम ईयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगल ए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी.
दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है प्रॉपर ना, दिस इज द आर्क, ओके। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, अगर मैं दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं, टाइम भी सेम लगा दोनों को ऊपर जाने में, दोनों को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, दोनों को सेम टाइम लगा, एक ही टाइम पे दोनों ऊपर गए, दोनों को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो व्हाट आई विल गेट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आई विल गेट एंगुलर वेलोसिटी proper, that means angular velocity of particle A and angular velocity of particle B is same, and if I again divide both side by time t, what I'm going to get, angular acceleration of particle A is equal to angular acceleration of particle B, means angular displacement of every particle on this blade or on this scale, angular displacement, angular velocity and angular acceleration of each and every particle on this ब्लेड और ऑन दिस स्केल विल बी सेम। मैं उसको घुमा रहा हूं, देखो मैं इसको घुमाने जा रहा था, एग्जैक्टली ऐसा गया, ऐसा ऐसा वो घुमाता, मैं इस ब्लेड को पूरा घुमाता, समझ में आ रहा है, थोड़ा घुमाया, ये पूरा घुमाना था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सब सेम रहेगा, बिकॉज वी हैव टेकन द रिजिड बॉडी हियर। इसीलिए रिजिड बॉडी को लेना है कि बिकॉज, क्योंकि उसमें फिर आपको चेंज नहीं होगा। अगर सपोज चेंज होता रहता है, सपोज पार्टिकल ए का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग है और पार्टिकल बी का अलग है, तो फिर उसका एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों का अलग होता, एंगुलर एक्सेलरेशन भी दोनों का अलग होता, तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। अगर रिजिड बॉडी हम लोग इस चैप्टर में नहीं लेते तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता, बिकॉज वी हैव टू डिराइव द डेरिवेशन फॉर होल बॉडी ना, होल बॉडी के लिए आपको हर पार्टिकल का अलग अलग, यहां पर इनफाइनाइट पार्टिकल है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। इनफाइनाइट पार्टिकल के लिए सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो, सबका एंगुलर वेलोसिटी, वी कांट डिराइव इट, वी कांट बी एबल टू सॉल्व द डेरिवेशन ओनली। सो दैट इज द रीजन here we have taken the rigid body whose distance between two particles remain unchanged. Okay, now I will give one more example. Okay, आपको चेन पता है ना, चेन वो गले में पहनते ना, चेन या फिर वो रहता है जिससे बांधते कुछ मेटल टाइप का चेन रहता है ना। Here I have taken one chain, ठीक है, ये चेन पहले ऐसा है स्ट्रेट, यहां पर O है, यहां पर A है और यहां पर B है। O से A का डिस्टेंस 5 मीटर, O से B का डिस्टेंस 10 मीटर, सेम एज इट इज, जैसे यहां पर था सेम, खाली यहां पर ब्लेड था, स्केल टाइप में था और यहां पर एक चेन प्रॉपर। अब मैंने देखो ये चेन को ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाने जा रहा हूं, ऐसे ऐसे देखो इसको थ्रो किया, अभी ऐसा घूमने वाला है चेन, जैसे ये ऐसे घूम रहा था ना, ये ऐसे चेन ऐसे घूम के ऐसे जाने वाला है। तो अभी यहां पर मैंने रोक के यहां पर पढ़ना स्टार्ट करो कि यहां पर क्या हुआ। अब एग्जैक्टली देखो, अच्छा चेन रिजिड है कि नहीं, चेन इज इवन रिजिड ना, हम अगर जनरल डेफिनेशन से देखें चेन रिजिड है कि नहीं, चेन इज रिजिड ना, बट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नाउ सी, हम चेन जब ऊपर जाता है ना तो देखो स्लैकेंड होता है, देखो ऐसा आपने लिया, ऐसे घुमाओ, चेन ऊपर आएगा ना, स्लैकेंड होके जाता है, तो चेन ये स्लैकेंड हो गया, देखो इसका साइज देखो थोड़ा कम दिखने लग गया, क्योंकि वो स्लैकेंड हो रहा है ना, स्ट्रेट नहीं है अभी। तो क्या होगा, ये जो चेन का पार्ट है ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, स्लैकेंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, बी जो एकदम एंड पे था वो और नजदीक आ जाएगा। तो अब जो है ओ से ए का जो डिस्टेंस 5 मीटर था, अब ये कम हो गया, 3 या 4 मीटर हो गया। ओ से बी का जो डिस्टेंस था वो और कम हो गया, जो 10 था वो 7-8 मीटर हो गया, क्योंकि चेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ओ से जो डिस्टेंस है कम ज्यादा हो जा रहा है। सो हियर द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज गेटिंग चेंज्ड while we are making this to perform rotational motion, while rotating this distance between two particles change हो जा रहा है, so that's why we can't consider, according to rotational motion we can't consider this chain as a rigid body। समझ में आ रहा है क्या, जनरली चेन रिजिड बॉडी है, पर मुझे घुमाते टाइम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल नहीं चेंज होना चाहिए, पर यहां पर चेंज हो जा रहा है, सो दैट इज द रीजन वी कांट टेक दिस एंड rigid body and study the rotational motion on this। इधर पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल A है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल B है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल A का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल B का चेन के टर्म्स में, चेन के कंडीशन में जब चेन पे पड़े हुए तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल चेंज हो जा रहा है ना, तो सब चेंज हो जाएंगे, और सब चेंज हो जाएंगे तो हमको हर पार्टिकल का अलग अलग निकालना पड़ेगा, इनफाइनाइट पार्टिकल्स रहेंगे, सबका अलग निकालना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी कांट कंसीडर इज एन रिजिड बॉडी। प्रॉपर गेटिंग और नॉट? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको ये नया टर्म है, नेक्स्ट टर्म आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई लेटर।
Moment of inertia is denoted by I letter. Now what is moment of movement? अच्छा, आप जब फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो याद रखो, आप फिजिक्स का जो डेफिनेशन है, आप कभी भी सर्च करो तो उसको इंग्लिश वाले में मत सर्च करने जाओ, इंग्लिश वाले डिक्शनरी पे नहीं, उसको फिजिक्स के टर्म में सर्च करने जाओ, टेक्निकल टर्म में ही सर्च करने जाओ। अब आप मूवमेंट का मतलब ढूंढोगे तो मूवमेंट मीन्स हमें क्या पता है, एक सेकेंड, पल, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां पर मूवमेंट का मतलब क्या है, एबिलिटी। फिजिक्स का टेक्निकल टर्म रहता है हर चीज का। मूवमेंट मीन्स क्या है यहां पर, एबिलिटी। और इनर्शिया मीन्स क्या है, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब कि अगर आप कोई भी बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए ट्राई करोगे, मूवमेंट मीन्स एबिलिटी, याद रखो, क्षमता। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, मीन्स अगर कोई भी बॉडी का आप स्टेट चेंज करने के लिए ट्राई करोगे, देन दैट बॉडी विल रेजिस्ट। क्या बोला, समझा? इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब कोई भी बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए ट्राई करोगे, देन दैट बॉडी विल रेजिस्ट टू यू। ओके, नाउ लिसन, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। एबिलिटी टू रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। डेफिनेशन आई विल गिव, जस्ट आई एम नाउ एक्सप्लेनिंग द रफ डेफिनेशन, कि आपको इसका मतलब समझ जाए। आफ्टर आपको एक बार समझ जाएगा, देन वी विल गो विद द डेफिनेशन। समझे? ये सब डेफिनेशंस अपने मन से लिखे ऐसे ही कि आपको इसका मतलब समझे, प्रॉपर ना। तो एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट, इनर्शिया का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। और स्टेट में क्या क्या होता है, रेस्ट और मोशन, ये दो ही चीज होती है ना। रेस्ट में होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट। स्टेट में क्या होगा, रेस्ट होगा और एक मोशन में होगा। कोई भी बॉडी एक रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी। ओके, तो अगर आप उसका स्टेट चेंज करने के लिए ट्राई करोगे, देन दैट बॉडी विल रेजिस्ट। ओके, I will give some examples, and we will do the analogy with the linear motion. When we will do the analogy of linear motion and rotational motion, जब दोनों को सामने रख के पढ़ेंगे ना, then you will able to get the what is moment of inertia actually is. Okay. So moment of inertia, we have discussed. Moment of inertia means ability to resist the change of state. स्टेट में क्या कौन कौन से पार्ट होंगे, अभी जनरली हम लोग दो पार्ट पढ़ रहे हैं, एक रेस्ट होगा और एक मोशन होगा, प्रॉपर ना। एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट में स्टेट में दो पार्ट हो गए, रेस्ट और मोशन। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसके लिए देता हूं, देन यू विल एबल टू क्लियर द कांसेप्ट, देन यू विल एबल टू गेट द प्रॉपर कांसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज आई एक्चुअली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये जल्दी नहीं समझ में आता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जनरली अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको लगेगा कि मास के ऊपर डिपेंडेंट, बट इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑफ मास। slowly as the chapter on we will proceed, you will able to get what is actually the moment of inertia. Okay, so मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट, अच्छा, इन लीनियर मोशन, हियर आई हैव रिटन टू पंच स्टेटमेंट। इन लीनियर मोशन मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन के अंदर मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एंड इन रोटेशनल मोशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ओके, सपोज मैंने क्या बोला कि इनर्शिया का बेसिक मतलब क्या है, अगर आप कोई भी बॉडी का स्टेट चेंज करना चाहोगे, देन दैट बॉडी विल रेजिस्ट। सपोज एक बुक रखा है टेबल के ऊपर, मैं आई एम ट्राइंग टू लिफ्ट दैट बुक। ओके, सो व्हेन आई विल ट्राई टू लिफ्ट दैट बुक, डज दैट बुक विल रेजिस्ट टू मी और नॉट? That book will resist to me or not? That will resist. By कैसे वो मुझे रेजिस्ट कर रहा है? By how I'm able to get it that book is resisting to me. अगर बुक रेस्ट पे है, मैं उसको उठाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, मीन्स मैं उस बुक को मोशन में लाने के लिए ट्राई कर रहा हूं ना। बुक रेस्ट पे और उसको मैं मोशन में लाने के लिए ट्राई कर रहा हूं। वो बुक बोलेगा नहीं कि मुझे मत उठाओ, ऐसा नहीं बोलेगा, बट उसने रेजिस्ट किया मास की वजह से। उसका मास मुझे फील हो रहा है ना, उसका मास था, उसके वजह से मुझे रेजिस्टेंस फील हुआ, पर वो रेजिस्टेंस बहुत कम था एज कंपेयर टू माई इनर्शिया। उसका इनर्शिया जो था कम था एज कंपेयर टू माई इनर्शिया, और मेरा इनर्शिया उसको ओवरकम कर गया, इसलिए मैंने उसको उठा लिया। अब सपोज ऐसा सीईटी की बुक है, सीईटी और जेईई मेन के ऐसा 10 बुक का बंडल रखा है, और मैं उसको एक हाथ से टेबल से उठाने के लिए ट्राई कर रहा हूं। आई एम एबल टू पिक अप और नॉट? नो, आई विल नॉट बी एबल टू पिक। व्हाई? मैं उसको नहीं उठा पाया सब बुक्स को, बिकॉज अब उस बुक का इनर्शिया जो है, बुक, वो सारे बुक्स के बंडल कौन से स्टेट में? रेस्ट में। तो बुक्स पूरे रेस्ट में है और मैं उनको मोशन में लाने के लिए ट्राई कर रहा हूं एक हाथ से, एंड आई एम अनेबल टू डू इट बिकॉज
द inertia of all that bundles of book is greater than my inertia, so that's why I am unable to change their state. अब उन लोग ने रेजिस्ट किया कि नहीं? अब देखो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था, मैं उनका स्टेट रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ट्राई कर रहा था, और उनका जो रेजिस्टेंस था वो चाहते हैं कि वो रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहे, और वो रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि अब उनका इनर्शिया ज्यादा था. तो आपको ऐसा फील आता रहेगा कि मास बढ़ाया तो इनर्शिया बढ़ गया. मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये मत सोच लेना कि मास ही इनर्शिया है. प्रॉपर ना? मैं और एग्जांपल तो लिसन. सपोज देयर इज वन रेसलर स्टैंडिंग हियर, ऐसा वो देख रहा है, बोर्ड की तरफ वो खड़ा है, ऐसा बोर्ड की तरफ देख रहा है, और एक 10 साल का बच्चा है वो भी ऐसे खड़ा है. एक रेसलर यहां खड़ा है बोर्ड, और 10 साल का बच्चा यहां पर खड़ा है. उन लोग दोनों बोर्ड की तरफ देख रहे हैं. एंड आई आस्क यू ऑल दैट गो एंड गिव देम ए ह्यूज पुश. ओके, तो आपने उस बच्चे को पुश दिया, बच्चा यहां पर खड़ा था, रेस्ट पे था, बच्चे को आपने पुश दिया. व्हाट विल हैपन? बच्चा अपने जगह से आगे चले जाएगा, मींस रेस्ट पे था, एंड उसका जो स्टेट था वो चेंज हो गया. वो रेस्ट पे था और वो मोशन में चला गया, उसका स्टेट चेंज हो गया. अच्छा, आपको रेजिस्टेंस फील हुआ कि नहीं? वो बोल नहीं रहा था, वो उधर देख रहा था, आपको देख ही नहीं रहा था. आपको रेजिस्टेंस फील हुआ कि नहीं? आपके हाथ में रेजिस्टेंस फील हुआ रहेगा ना कि यार बच्चा, एक रेजिस्टेंस फील हुआ रहेगा ना, एक फोर्स फील हुआ रहेगा कि हाँ. और वो क्यों फील हुआ? बिकॉज ऑफ द मास, बिकॉज ऑफ द मास ऑफ दैट चाइल्ड यू फील द रेजिस्टेंस. बट वो रेजिस्टेंस आपके सामने कम था, सो दैट्स व्हाई यू वर एबल टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस, एंड दैट इज द रीजन द स्टेट ऑफ द बॉय गॉट चेंज्ड. He was in rest, but he got into the motion when you put it a force. Now, second example. अब यहां पर रेसलर खड़ा है, आपको रेसलर को धक्का देना है. ब्रॉक लेसनर खड़ा है, सपोज ब्रॉक लेसनर स्टैंडिंग है, और आपको उसे धक्का देना है. यू हैव टू गिव ए पुश टू हिम. व्हाट विल हैपन? आपने धक्का दिया, कुछ हुआ ही नहीं उसको, वो पीछे पलट के देख रहा है, उसको कुछ हुआ ही नहीं. अब केस में क्या हुआ? आपने फोर्स दिया, बट उसका स्टेट रेस्ट पे था और रेस्ट पे रह गया, मोशन में आया ही नहीं. क्यों? बिकॉज यू वेर अनेबल टू ओवरकम इट्स इनर्शिया. आप उसका जो इनर्शिया था उसको ओवरकम नहीं कर पाए, आपका इनर्शिया इसके सामने कम पड़ गया. सो दैट इज द रीजन यू वेर अनेबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द दैट ब्रॉक लेसनर, दैट रेसलर. आप उसका स्टेट नहीं चेंज कर पाए. तो मतलब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा था? किसका रेजिस्टेंस? ब्रॉक लेसनर का कि बच्चे का? रेजिस्टेंस ब्रॉक लेसनर का ज्यादा था, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा था, इसलिए वो ज्यादा रेजिस्ट कर पाया. समझ में आ रहा है क्या? तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है. इनर्शिया मींस रेजिस्ट टू चेंज. ये आपको रेजिस्ट कर पाया, और ये बच्चा जो था वो रेजिस्ट नहीं कर पाया. आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो सो दैट इज द रीजन मैंने यहां पर क्या लिखा है, इन लीनियर मोशन मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. आपको ब्रॉक लेसनर ने ना वो बच्चे ने बोला नहीं आपको कि मुझे धक्का मत दो, बट आपको फील हुआ कि नहीं अपने हाथ पे? ब्रॉक लेसनर टाइम पे थोड़ा भी आप उसको पुश नहीं कर पाए, स्टेट नहीं चेंज कर पाए, आपके हाथ में फील हुआ, वो रेजिस्टेंस फील हुआ. बच्चे के टाइम पे भी रेजिस्टेंस फील हुआ, पर वो कम था और आपका फोर्स ज्यादा था, इसलिए वो आगे चला गया. तो इन लीनियर मोशन, अच्छा आप दोनों को धक्का दे रहे थे, मतलब लीनियर मोशन करा रहे थे, दोनों को जो पुश दे रहे थे उससे लीनियर मोशन होता. तो इन लीनियर मोशन मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है. लेकिन याद रखो मास इनर्शिया नहीं है, वी विल एबल टू गेट इट इन द कमिंग लेक्चर्स. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास ज्यादा. जब मैंने मास बढ़ाया तो इनर्शिया बढ़ गया. ब्रॉक लेसनर के टाइम पे मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए आप उसका स्टेट नहीं चेंज कर पाए. बुक के एग्जांपल में जब मैंने बड़ी बड़ी बंचेस ऑफ सीईटी की बुक्स रखी, यू वर अनेबल टू चेंज द स्टेट. आप उसको मोशन में बुक को नहीं ला पाए बिकॉज द मास वाज ग्रेटर, सो दैट्स व्हाई देयर इनर्शिया इज ग्रेटर. प्रॉपर ना, उनका रेजिस्टेंस का ताकत बढ़ गया, यू कैन से. गेटिंग और नॉट? ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज इन रोटेशनल मोशन. ये लीनियर मोशन में था. अब इन रोटेशनल मोशन, बहुत ध्यान से सुनो, दिस इज द वेरी वेल एग्जांपल. इन रोटेशनल मोशन मैंने क्या लिखा है? मास के बदले खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, आई. इन रोटेशनल मोशन आई इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. इन रोटेशनल मोशन आई इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. नाउ लिसन, आपने सिलेंडर वाले को देखा होगा, देखा ना, सिलेंडर जो कैरी करके लेके आता है, सिलेंडर वाला. ठीक है, अब वो सिलेंडर वाला पहले देखो अपने उसको शोल्डर पे उठा के लेके आता है, सिलेंडर वाला शोल्डर पे उठा के लेके आता है. पर सपोज जब घर के अंदर आ गया और उसको कोई बोलता है कि वो सिलेंडर लगा दो अब बाट, या फिर उसको थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं, थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या ट्राई करता है पता है क्या? कि उस सिलेंडर को रख के ऐसे रोल करता है. देखा आपने? उसको रोल करता रहता है, रोल करता रहता है. जब वो उठा के लेके आ रहा था, सपोज आपको ही
उठा के सिलेंडर कहीं लेके जाना है 1 किलोमीटर, ये उठा के आपको थोड़ा दूर लेके जाना है अगर सिलेंडर, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना, बिकॉज आपको उसका जो रेजिस्टेंस है वो कौन है, मास। सिलेंडर का जो रेजिस्टेंस है वो मास है, अभी आपको मास को ओवरकम करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, प्रॉपर। और आप लीनियर मोशन कर रहे हो, जब सिलेंडर को उठा के आप लेके चल रहे हो दैट इज अ लीनियर मोशन, और जब आप सिलेंडर को ऐसे रख दो और ऐसे सिलेंडर को घुमाते जाओ दैट इज द रोलिंग मोशन, नॉट रोटेशनल, दैट इज द रोलिंग मोशन ऑफ सिलेंडर। और रोलिंग मोशन आएगा आपको, रोलिंग मोशन में दोनों कंसेप्ट है, रोटेशनल भी एंड ट्रांसलेशनल, बोथ आर प्रेजेंट इन रोलिंग मोशन। तो जब आप रोलिंग कर रहे हो तो वो आपको इजी पड़ रहा है, रोलिंग के अंदर दो मोशन है, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल, प्रॉपर। तो रोटेशनल आ जा रहा है ना रोलिंग के अंदर, तो जब आप उसको ऐसे घुमा के लेके आ रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो आप अगर सिलेंडर वाले ऐसे उसको घुमा के लेके आ जाते हैं ना, जब उसको ऐसे टर्न करने लग जाता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसको कम प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि अब जो सिलेंडर है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली रोलिंग है बट आप सर्टेन एग्जांपल से समझने के लिए ट्राई करो कि वो रोटेशनल परफॉर्म कर रहा है। रोलिंग के अंदर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों आएंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर। जब उसको घुमाने लग जाओगे ना तब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम कम होता है। इन दैट केस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब पहले आपको कौन अपोज कर रहा था, जब आप सिलेंडर ऐसे उठा के कंधे पे उठा के लेके आ रहे थे शोल्डर पे, तो आपको कौन अपोज कर रहा था, मास। इसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ऑपोजिशन कौन ऑफर कर रहा था, इनर्शिया कौन प्रोवाइड कर रहा था, रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा था, मास। पर जब आप सिलेंडर को ऐसे रख के ऐसे रोल करने लग गए, रोटेट करने लग गए, तो मास की जगह कौन आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो सिलेंडर भी वही है, आप भी वही है, सिलेंडर का मास और आपका मास सब कुछ सेम है, बट मोशन चेंज किया खाली मैंने। पहले लीनियर मोशन था, अब रोटेशनल मोशन किया, तो लीनियर मोशन में मास रेजिस्टेंस देता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस आई रेजिस्टेंस देता है, और आई का जो रेजिस्टेंस रहता है वो कम रहता है, इसलिए आपको कम प्रॉब्लम होने लग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? सिलेंडर का अलग एग्जांपल, आप जब घुमा घुमा के उसको लेके जाओगे तो आपको कम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जा रहा है वहां पर, और उसका रेजिस्टेंस जो है कम है एज कंपेयर टू मास। इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है रोटेशनल में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी वजह से आपको कम प्रॉब्लम होता है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक कॉलेज का गेट है, बड़ा कॉलेज का एक बड़ा सा गेट है, और मैंने बोला कि आप ना कॉलेज के गेट को हिंज से अनस्क्रू कर दो और लेके जाओ घर पे, अनस्क्रू कर दो हिंज से एंड कैरी दैट, सेल इट वेयर एवर यू वांट। ओके, तो आपको कितने लोग लगेंगे, आप कितने फ्रेंड्स हैं, 2-3 फ्रेंड्स लगेंगे उठाने के लिए। बड़ा गेट रहता है ना कॉलेज का, 2-3 क्या 4-5 लग सकते हो, बहुत वजन रहता है प्रॉपर। तो आप उठा के जब लेके जा रहे हो, विच मोशन यू आर एग्जैक्टली डूइंग, लीनियर मोशन। आप उठा के पैदल कहीं लेके जा रहे हो बाय वॉकिंग, दैट इज द लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन में आपको जो गेट है उसका मास को ओवरकम करना पड़ेगा, उसके मास को पूरा उठाना पड़ेगा, और उसके लिए 4-5 लोग लगेंगे प्रॉपर। ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, सपोज मैंने बोला ठीक है अब एक काम करो, ये मत करो, आप गेट को ना ओपन कर दो और क्लोज कर दो, ओपन और क्लोज। तो आप एक हाथ से कर सकते हो ना, एक ही आदमी कर सकता है ना, एक ही स्टूडेंट ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है। जब ओपन और क्लोज कर रहा हूं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर इज एन एग्जांपल ऑफ एन रोटेशनल मोशन। रिमेंबर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर इज एन एग्जांपल ऑफ एन रोटेशनल मोशन। आप ओपन कर रहे हो और क्लोज कर रहे हो, ओपन कर रहे हो एंड क्लोज कर रहे हो। सी बाय इन बुक आई विल गिव एन एग्जांपल। सपोज ये डोर है और ये हिंज से कनेक्टेड। आप इसको देखो, यहां पर हैंडल है, यहां पकड़ा आपने, ओपन किया और क्लोज। देखो डोर कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये पूरा एग्जैक्टली ट्राई कर रहा है घूम जाने के लिए, रोटेट करने के लिए। दिस इज द बॉडी ना, दिस डोर इज ट्राइंग टू परफॉर्म द रोटेशनल मोशन। ये पूरा रोटेशनल मोशन, ये हिंज से आके एग्जैक्टली ये वॉल से आके रुक जाता है, पर ये क्या ट्राई करता रहता है पूरा परफॉर्म करने के लिए, रोटेशनल मोशन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर इज एन एग्जांपल ऑफ एन रोटेशनल मोशन। वो घूमने के लिए ट्राई कर रहा है पूरा डोर। तो जब आपको मैंने बोला ओपन एंड क्लोज कर दो गेट को, तो कोई एक स्टूडेंट भी जाएगा, वो एक हाथ से ओपन कर सकता है और क्लोज कर सकता है। तो अब इसमें क्या चेंज हुआ, पहले आपको 4-5 फ्रेंड्स लग रहे थे उस गेट को उठा के 4-5 स्टेप चलने के लिए, दैट वाज द लीनियर मोशन। और अब जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर करना है, तो एक ही स्टूडेंट ओपन और क्लोज कर पा रहा है, एक ही स्टूडेंट से हो जा रहा है, एक स्टूडेंट भी है तो एनफ है। तो मींस रोटेशन, और जब ओपन एंड क्लोज कर रहे हो तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। मींस आपको रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते टाइम रेजिस्टेंस कम लग रहा है, मतलब आपको इजीली हो जा रहा है, पर लीनियर मोशन परफॉर्म करते टाइम रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है।
और लीनियर मोशन में मास रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर ना। तो आपको रोटेशनल मोशन ज्यादा बेस्ट पड़ेगा क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। जब मोशन चेंज करोगे ना, लीनियर मोशन में से रोटेशनल मोशन जाओगे ना, तो मास का प्लेस कौन ले लेता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास के जगह, मास तो उसका सेम रहता है, पर रोटेशनल मोशन में मास के बदले कौन आ जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है क्या? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है और उससे आपको रेजिस्टेंस कम फील होता है। आप वो सिलेंडर वाले का एग्जांपल याद रखो, सिलेंडर जब आप कैरी करके लेके जाओगे तो आप लीनियर मोशन है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा, पर आप जब घुमा के लेके जाओगे, रोटेट कराओगे उसको, रोल कराओगे उसको, तो एग्जैक्टली तो आपको प्रॉब्लम कम होगा, बिकॉज मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले कर रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ कम हो जाता है, इसलिए आपको इजीली फटाफट कर सकते हो। और जब आप उठा के लेके जा रहे हो तो मास रोल प्ले कर रहा है और वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। गेटिंग और नॉट? ओके, फाइन। So here we are going to discuss about the next topic, calculation of moment of inertia of discrete particle. Calculation of moment of inertia of a discrete particle. Always remember this, moment of inertia क्या है, mass क्या है। लीनियर मोशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया वो रेसलर और एक बच्चे का, बुक्स का, तो उसमें मास प्ले कर रहा था। और रोटेशनल मोशन में एग्जांपल हो सिलेंडर वाले का, याद रखो, सिलेंडर घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेजिस्टेंस रहेगा और वो रेजिस्टेंस कम रहता है एज कंपेयर्ड टू रेजिस्टेंस ऑफ मास इन लीनियर मोशन। जो भी रोल मास प्ले कर रहा है लीनियर मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा है रोटेशनल मोशन में। नाउ हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? 11th स्टैंडर्ड देयर वाज टॉपिक डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। दिस चॉक इज कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट? कंटीन्यूअस। दिख रहा है आपको? कहीं पर गैप दिख रहा है क्या? कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट मींस जैसे क्लास में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, थोड़े दूर दूर बैठे रहते हैं ना सब लोग, एक बेंच पे, दो बेंच पे अलग अलग बैठते हैं ना, तो वो डिस्क्रीट है। जहां डिस्टेंस रहे सब थोड़े थोड़े पार्टिकल्स के बीच में, वो डिस्क्रीट होता है। अब बेंच रहता है, बेंच, ये चौक है, ये सब पूरा बॉडी है, सब कंटिन्यूअस है। कहीं पे भी डिस्टेंस आपको दिख रहा है क्या? नहीं। बीच में कहीं डिस्टेंस है क्या पार्टिकल के? नहीं। पर जैसे आप स्टूडेंट्स बैठे हो वो डिस्क्रीट है। तो यहां पर मैंने डिस्क्रीट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला है। ओके, so for calculating the moment of inertia of a discrete particle, discrete means जो पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रहे। ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे डॉट डॉट डाल रहे हैं, सब पार्टिकल है, डिस्क्रीट पार्टिकल। और ये सब पार्टिकल को एज्यूम करो कि मैं एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूं। इसमें कितने पार्टिकल है? डिस्क्रीट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो मैंने ऐसे कुछ पार्टिकल्स ले लिए, m1, m2 और फिर बहुत सारे पार्टिकल, इसलिए मैंने mn लिख दिया डायरेक्टली, m1, m2 एंड mn, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एट द सेंटर से लोग कहां पर है? r1 डिस्टेंस पे, r2 डिस्टेंस पे और एक rn। देखो m1 जो है r1 डिस्टेंस पे है, m2 जो है r2 डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर o से, और mn जो है rn डिस्टेंस पे। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म, रोटेशनल मोशन में ऑलवेज देयर शुड बी एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस चीज पे वो रोटेट कर रहा है? जैसे अभी फैन इज एग्जांपल ऑफ ए रोटेशनल मोशन। फैन रोटेट कर रहा है ना, तो उसका एक्सिस का है रोटेट करने का, वो जिससे वो कनेक्टेड है ना, ऊपर रॉड लगा है, देखो फैन के मिडल पे एक ऊपर रॉड लगा के कनेक्ट करते हैं जो भी एंगल से, तो वो रॉड जो है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? तो हमेशा अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखो, ये जो मैंने ब्लेड का एग्जांपल दिया था, ये जो पार्टिकल है ए कौन सा मोशन परफॉर्म करने वाला है? सर्कुलर। बी भी सर्कुलर ना, देखो सब पार्टिकल सर्कुलर मोशन, जितने भी पार्टिकल रहेंगे ना यहां पर सब सर्कल में घूमेंगे, और ये सब जो सर्कल का कॉमन सेंटर रहेगा, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पर एक कॉमन सेंटर है और इस लाइन को ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो सब पार्टिकल का कॉमन सेंटर है, सब पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, जो सब पार्टिकल का कॉमन सेंटर है वहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, दैट विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा याद रखो कि सेंटर में ही जरूरी है। आप देखो बच्चे लोग रहेंगे वो बुक में ऐसा खड्डा करके घुमाते हैं ना पेन पे या पॉइंटर पे, तो दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन यू कैन से। जहां पर बॉडी जिस पॉइंट पे घूम रही है ना, जिस पॉइंट के बेस के, जिस पॉइंट का सपोर्ट लेके वो घूम रही है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रॉपर और नॉट? तो रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग चेंज करते रहेंगे। सपोज ये रॉड है,
इधर पे मैंने खड्डा किया बीच में और इसको घुमा रहा हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। पर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि इसको मैंने यहां पर स्टिक कर दिया वन एंड पे, एक्सिस को यहां पर ऐसा रख के घुमा रहा हूं, ऐसे वन एंड पे स्टिक किया और यहां पर घुमा रहा हूं, तो एक्सिस कहां से पास हो रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन याद रखो स्विच कर सकते हैं, मींस चेंज कर सकते हैं जहां पर भी आपको बॉडी को घुमाना है। नाउ लिसन, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहां पर सपोज अर्थ है, ठीक है। आप यहां पर खड़े हो, मैं यहां पर खड़ा हूं और आपका कोई फ्रेंड यहां पर खड़ा है, अर्थ घूम रहा है तो आप इस सर्कल में घूम जाओगे, मैं इस सर्कल में घूम जाऊंगा, आपका फ्रेंड इस सर्कल में घूम जाएगा। नाउ व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर? तो क्या करेंगे, हम तीनों का सेंटर ड्रॉ करेंगे इस सर्कल का, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है कि आपका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, अर्थ का भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, इस एक्सिस पे अर्थ घूम रहा है। प्रॉपर ना एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेशनल मोशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखो एक्सिस ऑफ रोटेशन अपन मतलब अलग अलग जगह पे चेक कर सकते हैं, वन एंड ऑफ द स्फीयर पे चेक कर सकते हैं, डायमीटर पे चेक कर सकते हैं, सेंटर पे चेक कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे जिसपे बॉडी घूम रही है ना, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि किस पे घुमा रहा है। सो हियर दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस पे मैंने घुमाया है सेंटर पे, सब डिस्क्रीट पार्टिकल को घुमाया। डिस्टेंस r1 है m1 का फ्रॉम O, m2 का डिस्टेंस है r2 फ्रॉम O, mn का डिस्टेंस है rn फ्रॉम O सेंटर्स। प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर है, लिसन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? किस पे ये घूम पा रहा है दरवाजा? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। किस कौन सा एक्सिस? हिंज इज द एक्सिस। इसी एक्सिस के जैसे देखो ये पूरा घूम जा रहा है, यहां पर भी पूरा चले जाएगा, यहां पर भी पूरा चलेगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रॉपर? ओके। सो हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सब पार्टिकल का I इज इक्वल टू सबका m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, जितने पार्टिकल है mn rn स्क्वायर, n नंबर ऑफ पार्टिकल है ना। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसका ही इस बॉडी का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स का, पूरे सिस्टम ऑफ बॉडी का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। सबमिशन ऑफ I इज इक्वल टू, अलजेब्रा में आपने यूज किया रहेगा सबमिशन का फॉर्मूला, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, mi ri स्क्वायर और I इज इक्वल टू 1 to n, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या बनेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज सम ऑफ, सम मींस प्लस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मींस मल्टीप्लाई हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल m1 m2 ईच पार्टिकल, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ perpendicular distance, r means perpendicular distance, and square of perpendicular distance from axis of rotation. I will repeat, moment of inertia of a rigid body about an axis of rotation is defined as sum of product of, multiply sum of product of mass of each particle and square of perpendicular distance from axis of rotation, that is termed as the moment of inertia, and this is the formula of moment of inertia. याद रखो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो, आपको अगर बहुत सारा पार्टिकल घूम रहा है तो उसका सेंटर का लोकस निकालना पड़ेगा। दिस इज द लोकस ऑफ ऑल सेंटर्स, एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। और याद रखो यहाँ पर रोटेशनल मोशन में सब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट एक्सिस उनके सेंटर पे ड्रॉ करना है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रॉपर? ओके, सो हियर वी हैव द टू पंच पॉइंट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So I have written here the first punch point: greater the moment of inertia, MOI means moment of inertia, greater the moment of inertia, difficult to start and difficult to stop. Always remember this, difficult to start and difficult to stop. And the second punch point is lesser the moment of inertia, easy to start and easy to stop. Okay, greater the moment of inertia, difficult to start and difficult to stop, lesser the moment of inertia, easy to start and easy to stop. Here is one example. Suppose एक speed breaker है, बड़ा, इतना ही बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. There is one speed breaker, बड़ा स्पीड ब्रेकर है. यहां से एक साइकिल का टायर आ रहा है, एक साइकिल का टायर आ रहा है और एक ट्रक का टायर आ रहा है. ठीक है, साइकिल का टायर और ट्रक का टायर दोनों ना सपोज 20-20 की स्पीड से आ रहे हैं, 10-20 की स्पीड से, बहुत मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं. तो किसका ऐसा प्रोबेबिलिटी है दैट कैन स्टॉप नियर द स्पीड ब्रेकर और दैट कैन, सो विच टायर,
साइकिल टायर और ट्रक टायर हैज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन स्टॉप नियर द स्पीड ब्रेकर और इट कैन इम्बैलेंस नियर द स्पीड ब्रेकर। कौन सा टायर का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो डिसबैलेंस हो जाए या स्टॉप हो जाए ब्रेकर पे? किस टायर का ज्यादा प्रोबेबिलिटी, साइकिल का या ट्रक के टायर का? अच्छा, किसका इनर्शिया ज्यादा है, ट्रक के टायर का ज्यादा है कि साइकिल के टायर का? याद रखो, ट्रक का टायर, कभी आपने एकदम बेसिक लॉजिक भी यूज करोगे ना, तो ट्रक का टायर कभी आपने देखा कि ब्रेकर पे रुक गया? ट्रक का टायर, ट्रक आ रही थी और ब्रेकर पे रुक गया और फिर लोगों को धक्का मारना पड़ा, कभी नहीं देखा रहेगा। ट्रक कभी नहीं रुकेगा ब्रेकर के ऊपर, स्लो स्पीड से, एकदम स्लो से आ रहा है तो भी चलेगा। पर जो साइकिल है, साइकिल का टायर ऑलमोस्ट चांसेस रहता है कि रुक जाए। अगर आप ब्रेकर के यहां पर आए और आपने पेंडलिंग फास्ट नहीं की ना, तो आपका टायर रुक जाएगा, आप डिसबैलेंस हो जाओगे या रुक जाओगे, या रुकना पड़ेगा, डिसबैलेंस हो जाओगे। साइकिल के टायर में अगर आपने पेंडलिंग फास्ट नहीं किया, मैं बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप आ रहे हो तो एकदम स्लो स्पीड से, ट्रक भी और ये भी साइकिल भी, तो आप पेंडलिंग फास्ट नहीं करोगे तो आप रुक जाओगे। तो इसका मतलब है ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप। ट्रक के टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए उसको स्टार्ट करना मुश्किल है एंड स्टॉप करना भी मुश्किल है। ट्रक जल्दी स्टार्ट होता है क्या? क्या क्या चाहिए आपको? जो भी है, एक्सीलेटर चाहिए, की लगाना पड़ेगा आपको, ब्रेक चाहिए, ऑयल चाहिए उसके अंदर, क्लच, क्या क्या चाहिए ना ट्रक को स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारे एलिमेंट चाहिए। तो डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, एक बार स्टार्ट हो गया ना, एक बार रोटेशन में आ गया ना, तो जल्दी रुकेगा भी नहीं। बट साइकिल को तो इजी है, इजी स्टार्ट करना, आपने 2 पेंडल मारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप, बिकॉज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। लेसर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप। ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, एक बार ये रोटेशन में आ गया तो जल्दी नहीं रुकेगा ब्रेकर वेकर के। पर साइकिल का ज्यादा चांसेस है कि इट कैन स्टॉप। आप इनर्शिया का मतलब मैं एकदम बेसिक सा एग्जांपल आपको और एक देता हूं। सपोज मैं लेक्चर ले रहा हूं क्लास में और 2 स्टूडेंट लोग मस्ती कर रहे हैं, तो मैंने दोनों स्टूडेंट को ना बोला एक काम करो आप लोग बाहर जाओ, बोथ ऑफ देम गो आउट। तो एक स्टूडेंट ना बाहर चला गया एंड वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग नो सर आई विल नॉट गो। वो थोड़ा मेरे से आर्ग्यूमेंट करने लग गया, ही इज नॉट गोइंग आउट। सो इट मींस द फर्स्ट स्टूडेंट विच वेंट आउट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज वेरी लेस, his resistance to me, the first student which went out, his resistance towards me was less, so that's why he went out. But the second student who's arguing with me, उसका resistance, उसका moment of inertia is high, वो जिद्दी ज्यादा है, ज्यादा resistance दे रहा है मुझको, and he is not going, he is arguing with me. तो याद रखो inertia means क्या है कि resistance, कौन मुझे कितना resist कर रहा है, प्रॉपर ना। तो आप यहां पर एक एग्जांपल मैंने आपको बताया जिसका, और ये 5 पॉइंट याद रखो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, लेसर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप। वी विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स।